दिल्ली जाके भी शुरुआत तो क्या हुई, वहाँ जाके भी मेरे साथ एक हादसा हुआ। तो मेरे भाइयों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो मैं क्या बताऊँ कि मारा भी गया, मुझे सताया भी गया, हमारे पहनावे पे भी रोक टोक हो गई। जहाँ मैं आराम से जीन्स टी शर्ट पहनती थी, मुझे फटाफट से बोल दिया गया कि तू सूट पहनेगी। 5 महीने बीते कि पता चलता है मेरे फादर को कैंसर है। कि मेरे घर के हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे, कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे यार, भगवान क्या चाहता है और मैं कर क्या रही हूँ। सोचा प्रिया, अगर तू लाइफ में तू कुछ नहीं करेगी तो वैसे भी तेरे को तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, तो हिम्मत मत हार, कुछ कर। फिर मैंने हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया चौधरी है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज लोग मेरे फेसबुक देखते हैं, मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं और बोलते हैं कि आज प्रिया चौधरी उस सेलिब्रिटी के साथ घूम रही है, आज प्रिया उस सेलिब्रिटी के साथ घूम रही है। बट शायद उन लोगों को ये नहीं पता है कि आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ उस लाइफ के पीछे मेरा कितना स्ट्रगल था। ऐसा नहीं मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है, स्ट्रगल मेरा अभी भी चल रहा है और ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होते हैं। जो लोग बोलते हैं, जो सोचते हैं कि प्रिया तो अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रही है, अपनी मस्ती कर रही है, अपने काम में, अपने फैमिली में, सब जगह अच्छे से लाइफ को जी रही है, बट उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस सक्सेस के पीछे कितनी परेशानियां थी, जो मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। स्पेशली उन गर्ल्स के सामने शेयर करना चाहती हूँ जो सोचती है कि यार मेरे पापा अलाउड नहीं कर रहे, मेरी मम्मी नहीं जाने देगी, मेरा भाई मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई होगी? ऐसी बहुत सी लड़कियों के साथ में ये प्रॉब्लम्स आई होगी, बट उन लड़कियों ने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। उन्होंने उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर से अपना एक सोल्यूशन निकाला कि हमें लाइफ में कुछ बनना है, हमें लाइफ में कुछ करना है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। आज से बहुत टाइम पहले जब मैं 5th क्लास में थी, हमारे घर में एक हादसा होता है। उस हादसे का शिकार हम पूरी फैमिली हुई। उसमें हुआ क्या कि मेरी दीदी, मैं आप लोगों को शायद बता देती हूँ, मैं एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ही लोगों की सोच बहुत ही घटिया थी। मतलब ऐसी सोच थी कि अपना मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी में शादी करना है। पर मेरी बहन ने वो कदम जो उठाया, वो तो उनका प्यार था, बट उस प्यार का भुगतान हम पूरी फैमिली ने किया। मेरी सिस्टर ने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी। उन्होंने तो वो तो शादी करके चली गई, बट उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि उसका भुगतान कौन भरेगा। उसका भुगतान ये हुआ कि हमारे जो पड़ोसी थे, हमारे जो नेबर्स थे, जो हमसे बात करते थे, छोटी थी मैं, हार्डली मैंने 5th क्लास क्रॉस ही किया था, 6 में आई थी। बच्चों को हम लोगों से, हमारे जो पड़ोस की गर्ल्स हुआ करती थी, जिनके पास हम बैठते थे, जिनके साथ हम खाना खाते थे, हमें वहाँ जाना बंद कर दिया। वो लोग हमारे को घर से हमें अलाउड नहीं करते थे कि हम उनके घर पे जाएं। वो ये कहते थे इससे बात मत करें, इसकी बहन ने तो लव मैरिज करी, इसकी बहन तो मुस्लिम से शादी करके गई है। कोई ये नहीं बोलता था लव मैरिज करती है, सीधे बोलते थे कि इसकी बहन ने तो मुल्ले से शादी करी है। आप सोच सकते हो कि मैं छोटी बच्ची थी, मेरे पे क्या बीतती होगी जब ये चीज़ें हम सुनते थे। मेरे पापा जो मतलब हाँ सबसे बोलना चालना था, वो एकदम से टूट चुके थे। वो घर से बाहर नहीं जाते थे, जहाँ उनका एक ओहदा था, एक अच्छा काम था उनका। लोगों उनसे उन्होंने छोटी छोटी बातों पर ये कहना स्टार्ट कर दिया, अरे तेरी बेटियों की शादी करते हैं तो भाग जाएगी, अरे इनकी शादी करती है तो भाग जाएगी। तो लाइफ लगा कि यार अब तो लाइफ कुछ बची ही नहीं है। तो 6th-7th में आई मैं, रिश्ते आने लगे शादी के। पापा कोई भी मेरे रिश्तेदार लेके आ जाते हैं, कोई गांव का आदमी है, कोई क्या कर रहा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत एज में बड़ा है, बट फोकस क्या था कि इसकी जल्दी से शादी करो तो भाग जाएगी। वो मुसलमान के साथ भागी है तो वो पता नहीं किसके साथ भागेगी। ये सोच रख रखी थी। और बाकायदा बिकॉज मेरे साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करती थी। मतलब मैं स्पोर्ट्स में अच्छा खेलती थी, सारी चीज़ों को अच्छे कर रही थी। तो लोगों को फोकस था कि ये भाग के शादी करेगी। और दूसरा, हमारे पहनावे पे भी रोक टोक हो गई। जहाँ मैं आराम से जीन्स टी शर्ट पहनती थी, मुझे फटाफट से बोल दिया गया कि तू सूट पहनेगी। स्कूल जाने में बड़ा पापा ने बोला कि 10वीं पास कर ले, बस उसके बाद नहीं करने देंगे। और बाकायदा मेरे साथ ऐसा हुआ भी। जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे पापा ने मेरी बुक्स फाड़ दी। मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टूटे हुए थे। जब उन्होंने जिस बेटी को इस लेवल पे लेके आया कि आज ये बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, उस टाइम पे मेरी बहन ने शादी कर ली। तो मेरे फादर को मैं कभी गलत नहीं कहूँगी कि उन्होंने ऐसा किया। उनका वो भी सही था मेरे लिए कि उनको ये लगा कि मेरी बेटियों की मैं शादी कर देता हूँ, कहीं ये कदम ना उठा ले जाए। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये कभी भी मत सोचना कि अगर एक उंगली खराब हो गई तो सारी उंगलियां खराब है। और वो भी खराब नहीं थी, वो उनका डिसीजन था, वो उनकी लाइफ थी, उन्होंने अपने हिसाब से जी। अब बात आती है हमारे ऊपर।
अब जो जैसे हमारा चल रहा था वो चल रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो कुछ नहीं बचा लाइफ में, अब तो पापा शादी कर देंगे। बट मेरे अंदर ही अंदर था, नहीं यार प्रिया, तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं पैदा हुई है, तो लाइफ में कुछ करना चाहती है। बट भाई, दो बड़े भाई थे और मेरे से दो छोटी बहनें थी और एक छोटा भाई था। बड़े भाइयों के आगे बोलना, पापा के आगे बोलना, वो हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर। जैसे तैसे मैंने ट्वेल्थ करी। ट्वेल्थ के बाद मैंने पापा से बोला कि पापा जी मुझे पढ़ना है आगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं पढ़ना दिया गया, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। हमारे लिए लड़के देखना स्टार्ट कर दिए। मैं रेडी थी, चलो ठीक है ठीक है। हिम्मत करके मैंने पापा से बोला कि मुझे प्राइवेट जाने दो। फिर उन्होंने बोला चल तेरे को पढ़ना है कर दे, मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने अपनी दोस्त से पैसे मांगे 5000 के, मुझे पैसे दे दे या उधार दे दे, मैं कॉलेज की फ़ीस भरती हूँ। मैंने कॉलेज की फ़ीस भर तो दी, पर उधर से प्रेशर आ गया कि प्रिया पैसे दे पैसे दे। उसी बीच में मैं कॉलेज से फ्री होके मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। हार्डली 3000 मुझे जॉब सैलरी मिलने लगी। मैंने 3000 से जॉब स्टार्ट करी। कॉलेज से बाद मैं जॉब पे जाती थी। देन वहाँ पे मैंने साल भर जैसे ख़त्म किया, तो मेरे भाइयों ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। मतलब मैंने एक दो बार जॉब के लिए ट्राई भी किया, तो मैं क्या बताऊं कि मारा भी गया, मुझे सताया भी गया। फिर मेरे पापा को दर्द समझ में आया मेरी बेटी कि अगर ये ऐसे ही करेगी तो शायद ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी, पापा जी प्लीज़ मुझे ना 5 से 7 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाने दो। तो बोले तू कैसे जाएगी? मैं चली जाऊँगी, आप एक बार विश्वास करो। मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला चल तू 5-7 दिन के लिए जाके आ जा, पर उनकी एक शर्त थी कि तू जा रही है पर तू आके जॉब नहीं करेगी यहाँ पे, तू घर पे रहेगी। मैं हाँ ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। मैंने एक बार उनको कन्विंस किया। बस वहाँ से मैं दिल्ली गई। दिल्ली जाके आप कह सकते हो कि मेरी जर्नी वहीं से शुरुआत हुई। दिल्ली जाके भी शुरुआत तो क्या हुई, वहाँ जाके भी मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरे जीजू, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वहाँ मैंने 3 दिन स्पेंड करे। चौथे दिन मेरे जीजू ये बोलते हैं कि इसको वापस भेज दे, भाग के तो नहीं आई है कहीं घर से, इसने कहीं कुछ कांड तो नहीं करके आई है। मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तू यहाँ मत रहे। फिर मैं टूटी। मैं ठीक है मैं घर जाती हूँ। फिर दिमाग में आया कि प्रिया तू जाएगी, फिर वही होगा, फिर टॉर्चर होगा, फिर तेरे को तेरे घर वाले सताएंगे, फिर तेरे भाई तुझे टॉर्चर करेंगे और ले दे के तेरी ऐसे इंसान से शादी कर देंगे जिसको तू जानती भी नहीं है और कुछ समझती भी नहीं है, क्योंकि तू करना कुछ और चाहती हो, तेरे साथ हो कुछ और रहा है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, देखते क्या होता है, भगवान कहाँ मुझे कहाँ कोई दिशा दे रहा है। जहाँ मैं आई हूँ तो कुछ तो वो मुझसे चाहता ही है। मैं अपनी बुआ के घर गई, गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक गाँव था सदरपुर। वो गाजियाबाद दिल्ली से मतलब 40-50 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाके मैंने 2-3 दिन स्पेंड करे। फिर मैंने दिल्ली में ट्राई किया जॉब के लिए। तो अपनी दोस्त को मैंने बोला कि यार मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो कुछ तेरा कोई दोस्त हो लोग हो तो बता। उसने मुझे एक अपना फ्रेंड रेफ़र करा कि तू उससे बात कर ले, वो तेरी हेल्प कर देगा। उसने बोला हाँ प्रिया तू आ जा और तू हमारे घर रुक जाना 1-2 दिन, फिर मैं तेरे को रूम दिलवा दूंगा। मैंने बोला डन। मैं अपना बैग उठा के दिल्ली आ गई। सुबह इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सुबह से शाम हो गई। अब मेरे साथ 3-4 लड़के लड़के और थे जो मुझे सुबह मिले। शाम को मैं उस लड़के को फ़ोन करती हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और तू बता मैं कहाँ पे आऊँ। देन आपको मैं बताऊँ क्या उसने मेरे साथ क्या बोला। देन वो मुझे बोलता है कि तुम्हें आना है तो आ जाओ, बट हम 4 लड़के हैं, तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी। अब आप सोचो कि जो लड़की मतलब शहर जयपुर से उठ के आई, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वहाँ पे सडनली वो ऐसे बोलता है। मैं उस टाइम पे बिल्कुल टूट चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। रात के 8 बज रहे थे, ठंड का टाइम था। जो मेरे साथ लड़के लड़कियाँ थे वो वेट करते कि क्योंकि प्रिया तू कितनी देर में जाएगी। देन मैं उनको बोलती हूँ मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। फिर उन लोगों ने बोला सॉरी कि 2 दिन तो हमारे पास रुक। फिर मैं वहाँ रुकी। फिर 2 दिन मैं उनके पास रुकी। फिर उन्होंने मेरा रूम करवाया, मेरे को 7,500 की जॉब मिली। मैंने वहाँ जॉब करी। 1 महीना ही बीता होगा, मेरे शहर में जयपुर में ये उड़ चुकी थी, फेमस हो चुका था कि मैं भाग गई हूँ, कि मैंने किसी से लव मैरिज कर ली है। मैंने सोचा ठीक है, लोगों के मुंह को आप बंद नहीं कर सकते हो, बट लोगों को कुछ दिखा के आप ज़रूर कुछ कर सकते हो। मैंने सोचा उनका काम है भौंकने का, वो भौंकते रहेंगे। फिर सडनली एक कांड होता है हमारे घर में। मेरे को पता चलता है कि मेरे फादर के यूरिन में ब्लड आ गया है। तो मैंने बोला पापा जी आपके साथ ही हो गया, मैं जयपुर आ जाऊँ। उन्होंने फिर एक बात बोली कि बेटा तू आ जाएगी, फिर वही परेशानियां तेरे को देखनी होगी, तू घर को कैसे करेगी, तो तू वहीं रुक, वहीं पे काम कर। बेस्ट होगा कि तू अपनी बुआ के घर चली जा। फिर मैंने 3 महीने वहाँ जॉब करी। फिर मैं वापस गाजियाबाद शिफ्ट हो गई। गाजियाबाद से मैंने नोएडा में जॉब करना स्टार्ट किया। गाजियाबाद मेरे घर से 70 किलोमीटर पड़ता था। मैं डेली अप डाउन करती थी 70 किलोमीटर, ठंड के टाइम पे आना जाना आना जाना। ऐसे करके मैंने वहाँ से काम स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मैंने एक मॉडलिंग एजेंसी थी, जिस कंपनी को मैंने एक प्लान पिच किया।
उन कंपनी को मेरा प्लान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपने वहाँ पे बुला लिया कि आप मेरे पास यहाँ जॉब करने आ जाओ। जहाँ मेरी सैलरी 9,000 थी, वहाँ से मेरी सैलरी सीधे 15,000 हो गई। मैं वहाँ जॉब करने लगी। 5 महीने बीते कि पता चलता है मेरे फादर को कैंसर है। मतलब अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें यार, भगवान क्या चाहता है और मैं कर क्या रही हूँ, कुछ और चाहता है या मैं कुछ और कर रही हूँ। देन 5 महीने के बाद जब मेरे को पता चला कैंसर है, तो मेरे को लगा कि यार अब छोड़ो यार, ये नाम पैसा ये कहीं कोई मायने नहीं रखता, आपकी फैमिली आपके साथ होती है वही सबसे मस्त होता है। फिर मेरे पापा मुझे एक और फिर बात बोलते, बेटा तू आ तो जाएगी यहाँ पे, बट तेरे पीछे जो तेरी फैमिली है तू उनको कैसे सपोर्ट कर पाएगी, तू जॉब नहीं कर पाएगी, तेरे भाई तुझे अच्छे से रहने नहीं देंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे, फिर तू कहाँ जाएगी। तो उन्होंने बोला तू वहीं से कर। मैं वहीं से हर हफ्ते बस में बैठती थी, सरकारी बस में बैठती थी, क्योंकि इतने मेरे को घर पे भी सपोर्ट करना होता था, मेरी बुआ को भी देना होता था, और मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं प्रॉपर वे में एक अच्छी लाइफ जी पाऊँ। मैं गवर्नमेंट बस में जाती थी जहाँ पे 200 रुपये किराया होता था, और रात को बैठती थी सैटरडे, संडे मॉर्निंग में पहुँचती थी, संडे नाइट में फिर बैठती थी और ऑफिस चली जाती थी, और 2-3 घंटे वहीं ऑफिस के रिसेप्शन पे सोती थी ताकि मैं घर जाके वापस नहीं आ सकती। फिर मैं ऐसे करके मैंने साल भर अपना ख़त्म किया। फिर फादर लास्ट दिसंबर एंड में मेरे फादर हमको छोड़ के जा चुके थे 2011 में। फिर मेरे को लगा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, कोई सपोर्ट नहीं था। भाई उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो हम चाहते थे, वो बहनों को टॉर्चर करना कि वो भाग गई अब ये भी भागेंगी, छोटी बहनें मेरी 2 बहनें। फिर मैंने जो थोड़ा बहुत इकट्ठा किया था पैसा, मैं घर गई। मेरे दिमाग में था कि प्रिया तू जॉब करने के लिए नहीं बनी है, तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ भी जाती थी मैं एक लीडर की तरह लोगों को लीड करती थी। मैं हमेशा अपना एक छवि छोड़ के जाती थी। जयपुर जाके मैंने अपनी बड़ी बहन से हेल्प मांगी, उसका गोल्ड मुथूट फाइनेंस में दिया, एक फ्रेंड से 10,000 लिए, किसी से 15,000 लिए, कुछ मेरा इकट्ठा किया, मैंने एक बुटीक खोला। मेरी एक दोस्त से हेल्प मांगी कि तू मेरे साथ आ जा, पैसा मैं स्पेंड करूंगी, तू उसको संभाल ले। उसने बोला ठीक है। उसने मेरे साथ 4-5 महीने काम किया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी। वो बुटीक संभालती थी, मैं दिल्ली में जॉब करने लगी ताकि हमारा रेगुलर इनकम चलती रहे। फिर वहाँ पे भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। बुटीक में हार्डली 5 महीने बाद वो छोड़ के जा चुकी थी, मैं बुटीक वापस आ गई। मेरे पास फ़ोन रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं थे, 20 रुपये के लिए भी मैं तरसती थी, मतलब 20 रुपये कहीं से आ जाए तो मैं स्कूटी में पेट्रोल भरा के बुटीक पे चली जाऊँ, मेरा बुटीक ज़्यादा दूर नहीं था। साल भर मैंने चलाया, हिम्मत हार चुकी थी, बुटीक बंद कर चुकी थी, रोने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। सोचा प्रिया अगर तू लाइफ में तू कुछ नहीं करेगी तो वैसे भी तेरे को तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, तो हिम्मत मत हार, कुछ कर। फिर मैंने जो मॉडलिंग एजेंसी में मैंने साल भर जो काम किया था, थोड़ी सी दिमाग से स्मार्ट थी हमेशा से ही, मेरे को हल्का सा एक हिंट मिलता था तो मैं चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान कर लेती थी। मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप से मैंने एक वैशाली नगर में मेरे भैया है जिन्होंने मुझे हेल्प करी, मैंने वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस लिया। ऑफिस में जाके खुद ही सफाई करती थी, खुद ही पूजा करती थी, खुद ही गेस्ट जो मेरे क्लाइंट्स आते थे उनके लिए चाय लेके आती थी, और अपने काम को बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, मैं खुद से कॉलिंग करती थी, और किसी भी रैंडम लड़की बन के कॉल करती, हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम पिंक आइज, मेरी कंपनी का नाम है, जो कि मेरी कंपनी को जयपुर में पिंक आइज के नाम से जानते हैं, मैं पिंक आइज से बोल रही हूँ। और वो लोग जब आते थे तो बोलते थे अच्छा नेहा जी से मिलना है, हमारी नेहा जी से बात हुई है। तो मैं बोलती थी अच्छा नेहा नेहा बाहर गई है, आप बताइए, मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ प्रिया चौधरी। ऐसे करके मैंने 2015 में अपना काम स्टार्ट किया। फिर मैंने एक फ़ैशन शो किया जयपुर में, फिर 15 से मैं 16 में गई, 16 में फिर मैंने एक और फ़ैशन शो किया, फिर मैंने दुबई में फ़ैशन शो किया, फिर बड़े बड़े शूट्स उठाने लगी। फिर धीरे करते 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 मैंने अपना एक वो मुकाम हासिल कर लिया जो आज लोग मुझे जो बोलते हैं ना कि तू ज़िंदगी जी रही प्रिया, और पर उन लोगों को ये नहीं पता कि ज़िंदगी में मैंने कितने स्ट्रगल फेस करे। आज मैंने दुबई में फ़ैशन शो कर चुकी हूँ, दिल्ली में मेरा ऑफिस है, मेरी बड़ी टीम है, मैंने फ़ैशन शोज़ कर चुकी हूँ, बड़े बड़े प्रिंट शूट्स कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैं राजस्थान टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हूँ विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के। मैं अब तक 26 सेलिब्रिटी बुला चुकी हूँ राजस्थान टूरिज़्म के लिए। उसके अलावा थैंक यू। उसके अलावा 100+ सेलिब्रिटीज़ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। आज एक और पहलू मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शायद बहुत अजीब होगा, बट जिन लोगों ने मुझे धुतकारा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था। सरकारी स्कूल में आपको पता है कि क्या होता है, और मेरे भाई बहन भी इतने एजुकेटेड नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके। तो वो लोग मेरी कम्युनिकेशन स्कूल के लोग के बहुत हंसते थे और मुझे अवॉइड करते थे। बट आज वो एक टाइम ऐसा आया है कि मैं तो जो थी मैं वही हूँ आज तक, पर वो लोग बदल चुके जो मेरे साथ बात करने के लिए मतलब किन्नी काटते थे, आज मेरे से बोलते प्रिया, फ़ोन करके बोलते प्रिया 2 मिनट के लिए बात कर सकती है। अच्छा जैसे ही मुझे देख लेते हैं, प्रिया एक सेल्फी ले ले तेरे साथ में,
प्रिया ये कर ले, टाइम मांगते मुझसे मिलने का। तो मैं लोगों को, उन गर्ल्स को, उन बॉयज़ को, उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो आप कर रहे हो वो मुझे नहीं पता आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर आप जो सोचते हो वो ज़रूर आप कर पाओगे। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।